नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार आपने देखा 26 तारीख से जो है इंटरनेट सेवा उपलब्ध न होने के कारण अपने 4 दिन का जो योगदान आया है, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से जो लिखा है उसका अध्ययन कार्य किया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज से एक बार पुनः अपने जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है जिसे सुचारू करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अपने क्रमबद्धता को जारी रखें। क्योंकि आपने देखा है मैं विषय विज्ञान की बात करूँगा। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 और 2 पूर्ण हो चुके थे और आपने उन प्रश्नों को भी होमवर्क में कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। अब आज से अपने अध्याय 3 जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकी, और इस चैप्टर के जो अंक निर्धारित हैं बोर्ड के द्वारा वो हैं 4। यानी कि ये जो चैप्टर है उसमें से 4 अंक के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें छोटा प्रश्न भी होगा इसमें, और एक 2 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है या 3 का हो सकता है, 3 + 1 या 2 + 2 जैसा भी है। तो यहाँ पर अब इस चैप्टर को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी क्या है? सबसे पहले आपको इस शब्द को समझना है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आनुवंशिकी है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समझे आप लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आनुवंशिकता क्या है, अब यहाँ पर फिर शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान देंगे आप। आनुवंशिकता मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। आपने देखा होगा खेतों में गेहूं बोने के बाद गेहूं का पौधा, मक्का बोने के बाद मक्के का पौधा, इसी के बाद आपने जैसे जीवों में देखा हो गाय से गाय का बछड़ा, बकरी से बकरी का जो भी बछड़ा है वो, इसके बाद छोटे पक्षियों के अंडे, अंडे से वापस नए पक्षियों का बनना, इस प्रकार से आपने देखा होगा। और साथ में आपने लक्षणों को भी देखा है। गेहूं का जिस प्रकार से दाना या मक्के का जो बीज हमने बोया है, वैसा ही बीज हमें वापस प्राप्त हो, यानी कि लक्षण जो उस एक बीज में थे वही लक्षण एक पौधे के अंदर जो बीज बने हैं उसके अंदर हमने देखा है। इसी प्रकार गाय के बछड़े को आप देखें, उसका बछड़ा बिल्कुल हूबहू उससे मिलता जुलता, यानी कि वही लक्षण, यानी कि लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। और विज्ञान की जिस शाखा में इस प्रकार आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लक्षणों का जाना ही आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है, जिसे हम हेरिडिटी या जेनेटिक्स संबंधित कहते हैं हम लोग, हेरिडिटी। अब यहाँ पर आप देखें, अब बात आता है कि आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वो किसने किया। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपके चलता है मेंडलवाद। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मेंडल को, जॉन मेंडल को कहते हैं। अब जॉन मेंडल जो है उसको आनुवंशिकता का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उद्यान मटर पादप पर कई सारे प्रयोग किए, और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम है जिसे हम पाइसम सैटाइवम कहते हैं। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, मेंडल यानी कि आनुवंशिकता का जनक कौन है, तो आपका आंसर है मेंडल। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया, तो आपका आंसर है उद्यान मटर। उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है, तो आपका आंसर है पाइसम सैटाइवम। यानी कि मेंडलवाद में यहाँ पर आप देखेंगे मेंडल का जीवन परिचय भी है। कभी कभी पूछा जाता है मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग उनके क्या नाम है, ये पूरी हिस्ट्री जो है वो मेंडल के जीवन परिचय से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेंडल जो है आनुवंशिकता का जनक है, उद्यान मटर पादप पर प्रयोग किए, उसका नाम पाइसम सैटाइवम है। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो आपके मेंडलवाद का जो टॉपिक है जिसमें आप इसको देख पाएंगे, बहुत ही सरल टॉपिक है, पूरा थ्योरिकल है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर मैंने जो अगले जो पॉइंट लिखे, दोनों ही क्वेश्चन यानी कि दोनों ही प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं कि मेंडल ने उद्यान मटर का ही पौधा क्यों लिया, या मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि मेंडल सफल हुआ इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंडल ने सर्वप्रथम तो उद्यान मटर का चयन किया, वही सफलता के कारण थे। तो यहाँ पर मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है एक समय में एक ही लक्षण की वंशावृद्धि का अध्ययन किया मेंडल ने, यानी कि उस पादप में बहुत सारे विपरीत लक्षण थे और उन विपरीत लक्षणों में से मेंडल ने कुछ लक्षणों का चयन किया और लक्षणों का चयन करने के बाद उन्होंने पूरा जो है एक समय में एक लक्षण की वंशावृद्धि का अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करते गए। तो मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण ये। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि एक समय में निश्चित आंकड़े जो लिए उनका एक अभिलेख रखा और अभिलेख का बार बार विश्लेषण करना, यानी किस प्रकार से परिणाम प्राप्त हो रहे उन परिणामों का किस प्रकार से विश्लेषण किया। इसके बाद है सावधानी पूर्वक प्रयोग, बार बार जो उन्होंने अच्छे से बड़ी सावधानी के साथ किस लक्षण को, जैसे आकार है, जैसे रंग है, इस प्रकार से विपरीत जो लक्षण थे उन लक्षणों को बड़ी सावधानी पूर्वक प्रयोग करके मेंडल सफल हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर हालांकि मैं नोट्स के रूप में भी आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ नोट्स भी आप लिखेंगे और साथ ही जो है यहाँ पर नोट के माध्यम से जो आपको समझाया जा रहा है पूरा थ्योरिकल है, हालांकि इसमें भी आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है ये प्रश्न जो है ये भी परीक्षा में आ चुका है, मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया, यानी कि बहुत सारे पौधे थे, इनमें से केवल मटर के ही पौधे का यानी कि उद्यान मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो ये दोनों प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब जब आपको बताया जा रहा है कि प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करें, हो सकता है वो प्रश्न रिपीट भी हो जाए। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया, तो इसके भी प्रमुख कारण है क्योंकि यह पौधा एक वर्षीय था। एक वर्षीय का मतलब होता है एक वर्ष में उगना और इसमें फल देना सारी क्रियाएं हो जाती हैं, इसलिए इसको हम एक वर्षीय पादप कहते हैं। तो मेंडल ने उद्यान मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि ये जो पादप था वो एक वर्षीय था, पहला पॉइंट। दूसरा है इस पादप में जो पुष्प है वो द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी का मतलब क्या है, ऐसा पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। तो ये पौधा जो है मटर का पादप जो है वो द्विलिंगी पुष्प वाला, यानी कि हमें स्वपरागण या परपरागण की क्रियाएं जो करवाते हैं उसमें बड़ी सरलता थी। इसके बाद है विपरीत लक्षण, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक ही पादप जिसमें बहुत सारे विपरीत लक्षण थे तो विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस करवाना यानी कि सेचन करवाना बहुत ही सरल था। और इसके बाद है प्रतिम परपरागण। अब प्रतिम का मतलब होता है जैसे द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प पर है तो स्वपरागण की क्रिया होगी, साथ ही विपुंसन विधि द्वारा। शब्द है विपुंसन विधि का मतलब होता है इसमें चिमटी की सहायता से नर पुष्प को पृथक कर देना, यानी कि नर और मादा दो जननांग है इसमें चिमटी की सहायता से नर भाग को पृथक कर देना विपुंसन कहलाता है। तो विपुंसन विधि के बाद कृत्रिम परपरागण भी बड़ी सरलता से किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे, मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण और मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया। तो यहाँ पर आप देखें आनुवांशिकता और मेंडल की सफलता, यानी कि बहुत ही सरल टॉपिक, पूरा थ्योरिकल चैप्टर यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है। अब ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उद्यान मटर का पॉलिटिकल ने ये प्रश्न भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा फोकस करें। आनुवंशिकी और आनुवंशिकता दोनों शब्द जो है हेरिडिटी शब्द जो स्पेंसर ने दिया था, सारे नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक आ रहा है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे या मेंडल ने जो आनुवंशिकता पर
प्रकार के नियमों को बताया, तो यहाँ पर उसने कुछ शब्दावली का उपयोग किया है। इस शब्दावली को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दावली अगर नहीं समझेंगे आप तो आगे इसके जो प्रयोग हैं, जो नियम है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। ये तो एक थ्योरी का पूरा पार्ट था। अब यहाँ पर आप देखिए शब्द जो आ रहा है शब्दावली, यानी कि आनुवंशिकता की शब्दावली क्या क्या है। यहाँ पर कुछ शब्दों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं देखें। जीन क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, इसको कौन ले जाता है, तो वो कारक जो है वो जीन है। यानी कि जीन के माध्यम से लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि एक पादप से दूसरे पादप में, एक जीव से दूसरे जीव में। तो जीन जो होते हैं वे कारक हैं जो लक्षणों को एक संतति से जनक संतति में ले जाते हैं। दूसरा है युग्म विकल्प, इसको अलील कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े। अब जोड़े भी जैसे आप देखें यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक है समयुग्मजी, दूसरा है विषम युग्मजी। सम का मतलब होता है समान, जो युग्म लिए हैं वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल टी को लिया है, इसी प्रकार आप स्मॉल टी को भी ले सकते हैं। ये दोनों सम यानी कि समान युग्म, और एक कैपिटल और एक दूसरा स्मॉल हो तो इसको हम बोलेंगे विषम युग्म जी। तो यहाँ यानी कि ध्यान रखें, युग्म का मतलब जोड़े, अलील जिसको अंग्रेजी में कहते हैं युग्म विकल्पी, जो सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। इसके बाद अगले जो शब्द है वो है लक्षण प्ररूप। लक्षण का मतलब होता है बाह्य प्रतीति, यानी कि उस पादप जो बाहरी भाग से कैसा नजर आ रहा है, बाह्य प्रतीति जो होती है उसको हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। और जीन प्ररूप का मतलब होता है उस पादप की आंतरिक संरचना। तो ये दोनों शब्द आप ध्यान रखें, लक्षण जो बाहर से नजर आता है, जीन जो आंतरिक होता है, आंतरिक प्ररूप किस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर है अगला जो टॉपिक है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी का मतलब वो होता है कि वे लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं यानी कि प्रकट होते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और वे लक्षण जो हमें दिखाई नहीं देते या प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर एक नियम भी है इसका, प्रभाविता का नियम, जिसमें दोनों बातों को आप पुनः एक बार देखेंगे। प्रभावी मतलब दिखाई देता है, अप्रभावी मतलब नहीं दिखाई देता है, यानी कि छुपा हुआ है वो अगली पीढ़ी में कहीं नजर आता है। अब यहाँ पर जो छठा सातवां पॉइंट है या आठवां पॉइंट है, ये मेंडल के सारे प्रयोग हैं, अच्छे से ध्यान रखें आप लोग। एक संकर संकरण प्रयोग, एक का मतलब होता है जैसे 34 विपरीत लक्षण थे जिसमें मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को लिया, तो 7 जोड़ी में से किसी एक ही लक्षण को लेकर अगर प्रयोग करें, यानी कि एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। इसके आधार पर मेंडल ने 2 नियमों की व्याख्या की थी। दूसरा है द्विसंकर संकरण, यहाँ पर एक संकर था, यहाँ पर द्वि है, यानी कि 2 जोड़ी लक्षण। द्वि का मतलब दो जोड़ी लक्षणों, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर किए गए प्रयोग को द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। और इस प्रयोग के आधार पर भी मेंडल ने एक नियम और स्वतंत्र उपयोग का नियम बनाया था, जो इस संकरण के प्रयोग के बाद बनाया था। इसके बाद है बहुसंकर। बहु का मतलब बहुत सारे, जितने भी विपरीत लक्षण हैं, 2 से आगे 3, 4 जो भी हैं, इन सभी लक्षणों को लेकर एक साथ अगर प्रयोग करते हैं तो उसे हम बहुसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्दावली है जिससे आप और देखेंगे, और भी मैंने नोट्स के रूप में आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवा रखी है। तो आप यहाँ पर देखें, यदि इन शब्दों को आप समझते हैं और इसको बार बार रीड करेंगे तो निश्चित तौर पर मेंडल के जो प्रयोग हैं जिसे आगे हम करेंगे, और मेंडल के जो नियम है या मेंडल के जो सिद्धांत हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं और तीनों 3 दे रखे हैं, तो इसमें से आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इसलिए इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, मेंडलवाद क्या है, किस पादप पर प्रयोग किया, सफलता के प्रमुख कारण क्या है, उद्यान मटर के चयन क्यों किया, और प्रमुख शब्दावली। इन चीजों को आप देख लें तो निश्चित तौर पर आपका अगला जो ये टॉपिक आगे चलेगा तो आप इसको अच्छे से सरल प्रकार से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर इन सब चीजों को आप ध्यान दें और अच्छी तरह से लिंक करते रहे। तीसरा चैप्टर है हमारा ये जो चालकता है। धन्यवाद।